देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। अब इसमें क्या है कि अ, यहाँ पे ये लगा हुआ यूडीएल, यहाँ पे सपोर्ट है तुम्हारा कौन सा, ये है हिंज सपोर्ट, ठीक है, रोलर नहीं है, हिंज है। ये तुम्हारा यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे ये वाला सपोर्ट, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि रिएक्शंस जो हैं उन सब की वैल्यूज हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो रिएक्शंस की वैल्यूज निकालनी है, जैसे कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं हमारे सामने यहाँ पे, एक बार वो देखो, काउंट कर लो उन सब रिएक्शंस को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एच सी, एच सी का मतलब हुआ, एच का मतलब जहां पे लिखा है ना वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, और आर जहां पे लिखा है वो तुम्हारा वर्टिकल रिएक्शन है। और सी का मतलब है यहाँ पे सी जॉइंट के लिए, और ए का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है ए जॉइंट के लिए। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। अब टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी रिएक्शंस हमारे पास, टोटल हमारे पास 5 रिएक्शंस है। एक ये रही एच ए, एक ये रही एम ए, एक ये रहा यहाँ पे आर ए, एक ये रहा आर सी, एक ये रहा यहाँ पे एच सी। तो अब जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले स्टेप हमारा यहाँ पे ये होगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारा जो इंडिटर्मिनेसी है वो कितना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, डीएस को कैलकुलेट किया। जो हमारा है डीएस का फॉर्मूला आर ई माइनस 3, तो आर ई है हमारा 5 माइनस 3 हो जाएगा, जो कि आंसर है हमें डीएस जो मिलकर 2। तो इसका मतलब क्या है, 2 आ जाने का मतलब ये है कि हमें 2 एक्स्ट्रा इक्वेशंस जो हैं वो बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। 2 इक्वेशंस यहाँ पे रिक्वायर होंगी, किस लिए रिक्वायर होंगी, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, वो 2 इक्वेशंस कोई भी चूज कर लो, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी 2 यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे 2 रिएक्शंस को चूज कर लिया, एक यहाँ पे मैंने एचसी को चूज कर लिया, एक यहाँ पे मैंने एमए को चूज कर लिया। मैं चाहूँ तो इनके अलावा कुछ और भी चूज कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ये चूज किया हुआ है एचसी और एमए, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे कास्टिग्लियानोस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। कास्टिग्लियानोस थ्योरम क्या थी, वो यहाँ पे तुम लोगों के सामने एक बार देखो। कास्टिग्लियानोस थ्योरम है ये रहा, फर्स्ट थ्योरम है तुम्हारे सामने, डेल्टा यू अपॉन, सॉरी, करली यू अपॉन करली डेल्टा इक्वल्स टू पी, ये रहा यहाँ पे। और एक ये है करली यू अपॉन करली थीटा इक्वल्स टू एम। उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा करली यू अपॉन करली पी इक्वल्स टू डेल्टा, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये बन जाएगा करली यू अपॉन करली एम इक्वल्स टू थीटा, ठीक, ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ कास्टिग्लियानोस थ्योरम है, पहली थ्योरम और सेकंड थ्योरम। तो अब नीचे आ जाओ कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे कास्टिग्लियानोस थ्योरम में ये देखो, ये जो चीज लिखी है इसको मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूँ क्योंकि वो ब्लर है। तो ये है यहाँ पे हेयर shear force comma axial force and bending moment is given, bending moment is given, but we will ignore, but we will ignore, ठीक है, strain energy due to, strain energy due to axial force and shear force। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है समझ लो, कास्टिग्लियानोस थ्योरम तो हम यहाँ पे अप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें हम चीज, एक चीज का ध्यान रखें, वो चीज क्या है कि यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स भी दिया हुआ है, एक्सियल फोर्स भी दिया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट भी दिया हुआ है, तीनों चीजें यहाँ पे हमें गिवन है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे उसमें हम जो हमारा एक्सियल फोर्स और जो हमारा शेयर फोर्स है इसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, रीजन मैं पहले बता चुका हूँ। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि इनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है। ये चीज, अच्छा एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे मैं अपना ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, एक्सियल फोर्स शेयर फोर्स को मैं नेगलेक्ट कर चुका हूँ। अब मैंने किसकी वजह से लिया है, मूवमेंट की वजह से लिया है। टॉर्क वाला मैं नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे मूवमेंट की वजह से ले रहा हूँ। तो फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने है, इंटीग्रेशन एम स्क्वायर अपॉन 2 EI dx। अब जो हमारा कास्टिग्लियानोस थ्योरम है वो अब अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, देखो, कास्टिग्लियानोस थ्योरम जो है, अगर मुझे डेल्टा निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, करली यू अपॉन करली पी होगा। पी तुम्हारा क्या है, ये लोड है, ठीक है ना, यही तो है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने रिडंडेंट रिएक्शंस कौन कौन सी ली है, मैंने रिडंडेंट रिएक्शन एक मेरा एच लिया है मेरा, और एक मैंने लिया है यहाँ पे एम ए, यानी कि मूवमेंट लिया है एट द ए। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एच सी आ रहा है, तो फिर अब मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं एम ए के लिए सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला ये अप्लाई करूंगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू करली यू अपॉन करली एम।
यहाँ पे फिर आप ए लिख दोगे, ऐसे यहाँ पे आप सी लिख दोगे। ठीक, तो यहाँ पे यही किया हुआ है। तो डेल्टा सी इक्वल्स टू करली अपॉन करली एच, ये यहाँ पे। अब ये जो आप लोगों के सामने है फॉर्मूला, इसको देख लो। मैंने क्या किया है इस फॉर्मूले में, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने डिफरेंशिएशन जो है वो कर दिया। देखो कैसे कर दिया है। यहाँ पे ये जो u है, इस u को यहाँ पे लेके आना है हमें। इस u का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, तो करली u अपॉन करली एच सी मुझे करना है, इक्वल्स टू, यानी कि करली अपॉन करली एच सी इंटीग्रेशन एम स्क्वायर अपॉन 2 EI dx, ये मेरे पास यहाँ पे होगा। ठीक है, अब आगे फर्दर इक्वल्स टू, ये मेरे पास में हो जाएगा 2m अपॉन में 2 EI। अब आप देख सकते हो कि ये क्या है, काइंड ऑफ कांस्टेंट सा हो गया है। अब चूंकि मैंने m का डिफरेंशिएशन किया है तो यहाँ पे करली m आ जाएगा और यहाँ पे करली h तो आ ही रहा था, और ये dx। तो ये हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, थोड़ा डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब ये जो डेल्टा सी देख रहे हो आप, डेल्टा सी का फॉर्मूला ये था, सॉल्व किया तो थोड़ा सा ये आया, तो मैंने डेल्टा सी को यहाँ पे जीरो कैसे लिख दिया, ये देखो यहाँ पे जीरो कैसे लिख दिया। आपको हर जगह पे यही करना है, डेल्टा सी। डेल्टा सी का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने एच सी का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ये अभी रिलेशन जस्ट मैंने बताया। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हॉरिजॉन्टल इस फोर्स की वजह से सी जॉइंट पे कोई मतलब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऊपर क्या है कि हिंज है, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो वैल्यू। सपोज करो क्वेश्चन में देता है कि कुछ भी डिस्प्लेसमेंट आपके 4 मीटर 2 मीटर, तो जो भी वैल्यू होता है फिर वो आप यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है थीटा ए। थीटा ए यहाँ पे क्यों आया है, देखो, तो थीटा ए इक्वल्स टू कर ली अपॉन कर लिया में, उसी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा ए वाला फॉर्मूला मैंने इसीलिए अप्लाई किया बिकॉज यहाँ पे एम में है। अब यहाँ पे है 2m अपॉन 2EI, ये जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया था ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे थीटा आपका क्या है, स्लोप है। स्लोप कहाँ पे आएगा, आपकी जॉइंट ए पे आएगा ड्यू टू द, तो स्लोप वहाँ पे क्या है, जीरो, बिकॉज फिक्स सपोर्ट, वो मैंने यहाँ पे रीजन लिखा हुआ। ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस मेरी होगी, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। तो अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में। अभी तो आपके सामने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कैसे, जैसे कि यहाँ पे 2m है EI, ऐसे यहाँ पे 2m EI, ये कर लिए ये सब। एग्जाम में क्या होगा, या फिर जब आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का, तो वहाँ पे आपका मोमेंट का वैल्यू गिवन होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ऐसे EI का वैल्यू आपके पास में होगा, तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये तो बाहर आ जाएगा। फिर ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इधर, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो भी मूवमेंट का इक्वेशन होगा उसको आप पुट करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अभी आगे फर्दर बता दूंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी पैटर्न समझो कि इस तरीके से हमें जो है करना होता है। ठीक है, ये एक तरीके से रॉ फॉर्मेट हो गया। अभी हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आगे काम आने वाला है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैसे मैं 100 में बता चुका हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, देखो यहाँ पे जब दो से ज्यादा लोडिंग लग रही हो, मतलब दो या दो से ज्यादा लोडिंग लग रही हो, तो उनकी वजह से आने वाले रेस्पेक्टिव स्लोप्स, है ना, हर एक लोड की वजह से आने वाले स्लोप्स, और ऐसे ही हर एक लोड की वजह से आने वाला जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, सभी का एडिशन हो जाता है। और वो एडिशन करके किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए जो आपका टोटल लोडिंग है उसके बराबर। तो रेस्पेक्टिव का आप निकालोगे, मतलब पी लोड की वजह से आप स्लोप निकालोगे, ऐसी एम मूवमेंट की वजह से आप स्लोप निकालोगे, फिर ऐड कर दोगे, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, इस ओवरऑल के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है PL/Q/3EI। ऐसे ही B2, ये आपका दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, किसकी वजह से, एम मूवमेंट की वजह से है, तो ये ML²/TI ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया यहाँ पे। तो ये चीज तो आप लोगों को पता ही है। अब इसको आगे जो है काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो बेटिस लॉ देखो, बेटिस लॉ इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछ लेता है बेटिस लॉ को, एंड मेंस में तो आता ही है, लिखने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा, प्री में भी एक स्टेटमेंट जो है वो आएगा। बेटिस लॉ क्या होता है, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं वर्क थ्योरम। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके सामने एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सिंपली सपोर्टेड बीम लगा हुआ है। यहाँ पे एक ये रहा सपोर्ट, एक ये रहा सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे लोड लगा है, यहाँ पे पी लोड लगा है, यहाँ पे क्यू लोड लगा है। अब होगा क्या कि इस पी लोड की वजह से यहाँ पे आएगा एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, इस क्यू लोड के नीचे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। तो ये हो गया, मतलब हमें क्या करना है, रिस्पेक्टिव वाले को लेना है, उसके अल्टरनेट वाले को लेना है।
इस P की वजह से डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं अपॉन द लोड Q, और ऐसे Q के अपॉन Q लोड की वजह से हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने एक वर्कलोड का आप लोगों को बता रखा है, वर्क डन का फॉर्मूला बता रखा है। तो यहाँ पे वर्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास में। मैं क्या ले रहा हूँ, P की वजह से, P के ठीक नीचे यहाँ पे डेल्टा Q है आपका, ठीक है। क्यों लिया मैंने, बिकॉज उस लोड के ठीक नीचे ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने यहाँ पे ये लिया। तो यहाँ पे मेरा जो वर्चुअल वर्क डन होगा P की वजह से वो हो जाएगा P डेल्टा Q, और ऐसे यहाँ पे है Q डेल्टा P, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में ऐसे ही मूवमेंट जो मेरा यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे m1 मूवमेंट की वजह से जो मेरा स्लोप आ रहा है m2 के नीचे, वो आ रहा है θ1। ऐसे ही m2 मूवमेंट की वजह से जो मेरा मूवमेंट, ये जो m2 मूवमेंट है इसकी वजह से जो मेरा स्लोप आ रहा है θ2 कहाँ पे, m1 के नीचे, वो है ये। इसी तरीके से यहाँ पे मैं निकाल लूंगा वर्चुअल वर्क डन निकालूंगा, तो m1 का वर्चुअल वर्क डन कितना होगा, m1 θ2, ऐसे m2 θ2 हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट है, देखो मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। अब ये जो मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम है, ये क्या है, हमारा स्पेशल केस है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है किसका, बेटिस का, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा। और इसको हम डिस्प्लेसमेंट थ्योरम भी कहते हैं। ऊपर वाले को हम वर्क थ्योरम कहते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट थ्योरम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्या है, सेम उसी तरह का केस है, ये सेम टू सेम केस है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका P इक्वल्स टू Q है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा P इक्वल्स टू डेल्टा Q हो जाएगा, और यही चीज आपकी क्या है, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम है। ठीक। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। अभी जो हम यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं वो सब मेथड्स पढ़ रहे हैं। कौन से मेथड्स पढ़ रहे हैं, वो देखो। मैं यहाँ पे भी डिटेल में थोड़े से मेथड्स बता दूँ। यहाँ पे ये देखो जरा एक बार, मैंने मेथड्स का यहाँ पे जिक्र किया था। ये जैसे ये मेथड्स है ना आप लोगों के सामने लिखे हुए, ऐसे यहाँ पे जो मेथड्स लिखे हुए, यही मेथड्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैंने स्ट्रेन एनर्जी को बताया, कास्टिक एनर्जी को बता दिया। अब ये मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हम देखेंगे, फिर ऐसे वर्चुअल वर्क वाला भी देखेंगे, ठीक है। और कैसे अप्लाई करते हैं, तो इनका मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब नीचे। लाइक मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन क्या स्टेप्स होते हैं, अभी वो स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक, वहीं पे लिखे हुए। तो ये सब हम अभी यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ अब ये आ जाता है हमारा बेटिस थ्योरम के बाद में, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा डीएस को कैलकुलेट करना, ठीक। डीएस को कैसे कैलकुलेट करें वो देखो। ये जो है आपका, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है, फिक्स नहीं है, ये एग्जांपल मैंने लिया है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे क्या है आपका, आर एक रिएक्शन, आर बी एक रिएक्शन, ऐसे आर सी आपका एक रिएक्शन। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड कैसा बीम है, ये आपका कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे दोस्त आ चुके हैं, ठीक? तो यहाँ पे ये डीएस का वैल्यू जो है वो आ जाएगा वो। अब यहाँ पे कैसा आ जाएगा डीएस का वैल्यू 1, ये आपके सामने यहाँ पे हिंज होता है इधर, ये बाकी रोलर्स हैं यहाँ पे भी रोलर है ये रहा, ठीक है। अब क्या होगा कि इधर से एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, इधर से एक वर्टिकल रिएक्शन, इधर से एक वर्टिकल रिएक्शन, एंड इधर से भी एक वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन। तो ये सपोर्ट्स है आपके, ये आपका सपोर्ट ए है यहाँ पे, ये बी सपोर्ट है, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पे आपका सी सपोर्ट है, तो बी सपोर्ट और ये आपका सी सपोर्ट। तो ये चीज तो सभी लोग इसको समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा डीएस आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कर देंगे रिमूव, किसको रिमूव कर देंगे, रिडंडेंट रिएक्शन को रिमूव। ऊपर भी मैंने क्या किया था, रिडंडेंट एक रिएक्शन अपना कंसीडर किया था, वहां पे दो रिडंडेंट रिएक्शन कंसीडर किया था, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल सी सपोर्ट पे और अपना मूवमेंट ए सपोर्ट। अब यहाँ पे रिडंडेंट रिएक्शन जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे पहले एक को मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, बी से जो था, जो सपोर्ट था, मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट फिर क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे रिडंडेंट को हटा दूंगा, तो यहाँ देखो कैलकुलेट डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, यानी कि जो एक्सटर्नल लोड है ये रहा, ऊपर से लगा हुआ यूडीएल है फिलहाल। इस यूडीएल की वजह से जो भी मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ रहा है, वो काउंट करना है। कहाँ पे काउंट करना है, जहां पे मेरा रिडंडेंट रिएक्शन, जैसे यहाँ पे था ना रिडंडेंट, जो मैं हटा चुका हूँ, इस पोजीशन को मुझे काउंट करना है। पोजीशन से मेरा मतलब, सपोज करो कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये इधर से ए है, ठीक है, और यहाँ से बी है, सपोज करो यहाँ से बी, तो
इस तरीके से, मतलब इस पोजीशन पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है अपना डिफॉर्मेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा मेरे किसकी वजह से, इस ऊपर से लगने वाली लोड की वजह से। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल लोड को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे ये होगा, एक्सटर्नल लोड को हम रिमूव कर देंगे। एक्सटर्नल लोड को रिमूव करके अब मैं क्या करूंगा, इस रिडंडेंट इक्वेशन की वजह से, ये जो रिडंडेंट आपका यहाँ पे रिएक्शन था ये वाला, इसकी वजह से मैं डिस्प्लेसमेंट लूंगा अपना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लोड वाला केस बन गया। अब मैं जो अपना डिस्प्लेसमेंट लूंगा, अब क्या करूंगा कि ऊपर से लगने वाला लोड की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा बी है, वो उसको मैं बराबर कर दूंगा डेल्टा बी डैश। डेल्टा बी डैश क्या होगा, डेल्टा बी डैश होगा इस रिडंडेंट की वजह से लगने वाला जो भी मेरा मूवमेंट आएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो मेरा डेल्टा बी डैश होगा। तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाता है। तो ये मेरा मेथड होता है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ये आप लोगों के सामने फॉर्मूला है डेल्टा बी का इक्वल टू द यूडीएल। उसी तरीके से नीचे आपके सामने फॉर्मूला भी आएगा, ये देखो। यहाँ पे मैंने क्या किया, आर बी मेरा रिडंडेंट था, उसकी वजह से मैंने क्या किया है, फॉर्मूला अपना ये रहा मेरा पॉइंट लोड वाला फॉर्मूला। ठीक, नेट डिफॉर्मेशन यहाँ पे 0 होगा, दोनों को वही मैंने जैसे बताया कि इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे मुझे फिर क्या अपनी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, एक चीज का और यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान रखना है, ध्यान इस चीज का रखना है कि अगर तुम यहाँ पे स्टेप 2 में रिडंडेंट रिएक्शन जो है, मैंने क्या लिया था, पॉइंट लोड लिया था, बिकॉज पॉइंट लोड ही लगा हुआ है। सपोज करो पॉइंट लोड ना लगा हुआ होता, मूवमेंट होता, तो आप क्या करते, मूवमेंट चूज करते। तो अगर आप मूवमेंट को चूज कर रहे होते तो फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप जो आपका आएगा, यानी कि ये वाला स्टेप जो यहाँ पे आप निकाल रहे हो, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम स्लोप निकालते हैं। ये यहाँ पे फिर चेंज हो जाता है हमारा कि यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम स्लोप निकाल रहे होते हैं। इस चीज को समझ के चलो। ठीक, तो इतना था हमारा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट स्टेप ना वर्चुअल वर्क और यूनिट लोड मेथड। ये हमारा क्या एक्सटेंशन है किसका, स्ट्रेन एनर्जी का। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि वर्चुअल वर्क है या फिर यूनिट लोड है। मेन हमारा नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, यूनिट लोड मेथड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट लोड लगाते हैं। अब वो यूनिट लोड किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर लोड हो सकता है, फिर मूवमेंट हो सकता है। ठीक, उसको हम किसी भी एक पॉइंट पे लगाते हैं और उस जगह पे हम क्या करते हैं, अपना डिफ्लेक्शन या फिर रोटेशन अपना निकाल लेते हैं। और बेसिकली बात समझो, जहां पे भी हम लगाएंगे, मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट लोड लगाया, तो यहाँ पे मैं अपना क्या काउंट कैलकुलेट कर लूंगा, अपना डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लूंगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट लगाता तो मैं यहाँ पे अपना स्लोप कैलकुलेट करूंगा। तो ये हमें उसी जगह पे लगाना है जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये जो है, ये डेल्टा और थीटा। डेल्टा जो है आप लोगों के सामने, ये यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये थीटा आपका स्लोप है। ठीक, तो जो भी चीज आपको निकालनी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल लेना है। ये यहाँ पे कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, ये ई आई, ये डी एक्स। ठीक, अभी कैपिटल एम क्या है, इट इज द मूवमेंट एट एनी सेक्शन अकरिंग ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ये वो मूवमेंट होता है किसी भी जगह पे जो एक्सटर्नल लोड की वजह से आएगा। ठीक, ये जो स्मॉल एम आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये वो मूवमेंट है किसी भी सेक्शन पे यूनिट लोड या फिर यूनिट मूवमेंट की वजह से, जो कि हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में अपनी डिफॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, आई गेस ये जो डिफरेंस है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। कैपिटल एम और स्मॉल एम में यही एक डिफरेंस है। कैपिटल एम हमारा क्या है, ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड जो अप्लाई हो चुका है पहले से, ठीक, उसकी वजह से आने वाला डिफॉर्मेशन होगा। और स्मॉल एम जो है वो हमारा मूवमेंट होगा किसकी वजह से, जो हम यूनिट लोड लगाएंगे उसकी वजह से। तो यहाँ पे एक मैं अपना एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। एग्जांपल मेरे सामने ये है, यहाँ पे पी लोड लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है पी लोड, ये मेरे एंड पे लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एंड पे मेरा पी लोड लगा हुआ है। एक मैंने यहाँ पे सेक्शन कंसिडर किया एक्स, यहाँ पे सेक्शन मैंने कंसिडर किया हुआ है क्या, एक्स एक्स। हाँ, तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है अपना सेक्शन क्या, एक्स एक्स, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे मैंने कंसिडर उसको किया। तो यहाँ पे अब क्या करूंगा, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन का मतलब क्या है, इस सेक्शन में मुझे कैलकुलेशन करनी है। वो तो मैं एग्जाम में कहेगा कि इस जगह पे बता, है ना। तो इस जगह पे कैसे बताना है, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस तुम्हें पता ही होगा। यहाँ पे अब क्या कर लेना है, मूवमेंट निकाल लेना। मूवमेंट सबसे पहले किसकी वजह से निकालोगे, उस अप्लाइड लोड की वजह से मूवमेंट निकालोगे। अप्लाइड लोड तुम्हारा क्या, कैपिटल। तो मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू एक्स, ठीक है, एट अ डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब उस पी लोड को हटा करके वहां पे यूनिट लोड तुम्हें लगाना है। यही तुम्हारा रूल है कि जहां पे अप्लाइड लोड होगा उसकी जगह पे हटा करके तुम्हें फिर क्या करना है, अपना यूनिट लोड लगाना है। अब यहाँ पे मूवमेंट कितना आ जा रहा है, ये देखो यहाँ पे मूवमेंट आ जा रहा है तुम्हारा 1x। ठीक, सिंपल एक्स हो गया। अब ये सारी वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा, यूनिट लोड मेथड का जो फॉर्मूला था ऊपर उसमें पुट कर दूंगा। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला था डेल्टा और थीटा इक्वल्स टू कैपिटल एम स्मॉल एम
ई आई डी एक्स, ये मेरा यहाँ पे फॉर्मूला था। यहाँ पे अब क्या होगा, कैपिटल एम हमारा कितना है, अभी अभी ऊपर हमने निकाला है, जो कि है पी एक्स। स्मॉल एम हमारा एक्स आया है, फोन में ई आई हो गया यहाँ पे, और ये पी एक्स। तो ये हो जाता है मेरे पास में पी एक्स स्क्वायर अपॉन ई आई पी एक्स। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा कितना, पी एक्स क्यूब अपॉन 3 ई आई। ये अभी उस सेक्शन के लिए है जो एक्स डिस्टेंस पे, सपोज करो पूरे के लिए मुझे निकालना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक निकालता मैं, यानी कि इस एंड तक निकालता, सपोर्ट पे निकालना होता। टोटल लेंथ यहाँ पे एल है आपके सामने, जो लेंथ है टोटल लेंथ है कैपिटल। तो फिर यहाँ पे उसी तरीके से पी एल क्यू अपॉन 3 होगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, जो कि विजिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे साइड कर दिया। और यही फॉर्मूले हम जो है सॉम में पढ़ चुके हैं, तो सेम वही कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को इस तरीके से करके दिखाया। और एग्जाम में आएगा ये चीज, एग्जाम में कहेगा कि यूनिट लोड डिफॉर्मेशन, यूनिट लोड जो मेथड है उससे बताओ यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाल कर या स्लोप निकाल कर, तो वो इस तरीके से निकालना चाहिए। वैसे तो क्या होगा कि इस जो ये जो मेथड्स हैं ये मेंस में हमने देखे नहीं है, मैंने तुम लोगों को बताया था मेंस में क्या क्या आया था, तो मेनली हम उस चीज पर फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता करके चल रहा हूँ कि क्योंकि आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक, ये देखो। अब उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे थ्री मूवमेंट थ्योरम। अभी थ्री मूवमेंट थ्योरम को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्लैपेरॉन्स थ्योरम भी कहते हैं। और ये जो थ्री मूवमेंट थ्योरम है इसको टीएमटी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है, क्योंकि एनालिसिस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसके ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। यानी कि एनालिसिस से मेरा क्या मतलब है, जो भी हमारा आगे आने वाला है मेंस में जो आता है वो इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन है। तो देखो, बेस्ट सूटेबल थ्योरम है, ठीक, किसके लिए, कॉन्टिन्यूस बीम्स के एनालिसिस के लिए। आगे देखो, ये मेथड तभी सूटेबल होता है जब हमारे डीएस का वैल्यू लेस देन होगा किससे, डीके से। मिनिमम दो स्पैन्स होने चाहिए यहाँ पे, कंडीशन वही होती है हमारे कॉन्टिन्यूस की कि दो स्पैन तो एटलीस्ट होने चाहिए। ये अप्लाइड होता है किस लिए, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए। ठीक, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल तुम लोगों के सामने किया है, जो फिगर आप लोग देख रहे हो, ये एक मैंने यहाँ पे एज एन एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ये रहा ए पे, एक सपोर्ट ये रहा बी पे, एक सपोर्ट ये रहा यहाँ पे सी पे। ठीक, तीन सपोर्ट जो है हमारे पास यहाँ पे लगे हुए। अब ये जो L1 आप देख रहे हो, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का L1, L1। ये ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये है L2। ये I1 है, यानी कि क्रॉस सेक्शन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही I2 यहाँ पे दूसरा हो गया। ठीक, W1 यहाँ पे लोड लगा हुआ है, W2 यहाँ पे लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने सारी प्रोबेबिलिटी ले ली कि जरूरी नहीं है सेम ही चीज आए, लाइक तुम्हारा लेंथ सेम आ जाए, मोमेंट डिफरेंशियल सेम आ जाए, लोड सेम आ जाए, तो जरूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल चीज ली। अब देखो, यहाँ पे हमें क्या करना, थ्री मूवमेंट थ्योरम है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है मूवमेंट, है ना, थ्री मूवमेंट थ्योरम। तो यहाँ पे मूवमेंट थ्योरम है एक तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमें ये दिया होगा उसका हम यहाँ पे मूवमेंट डायग्राम बना देंगे। तो मूवमेंट डायग्राम में हमारा यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो सेंटर पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, WL1 स्क्वायर अपॉन 8। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, W2 L2 स्क्वायर अपॉन 8। ये x1 डिस्टेंस लिया मैंने यहाँ पे, ये x2 डिस्टेंस लिया। क्यों लिया है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है वैल्यू है, तो हमें ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितने डिस्टेंस पे आएगी फ्रॉम द सपोर्ट, तो वो चीज मैं यहाँ पे करूँ। अब नेक्स्ट देखो, अब आगे ये यहाँ पे A1 है। A1 क्या है, ये जो चीज आप लोग देख पा रहे हो ये एरिया मैंने कैलकुलेट किया है। A1 इज द एरिया, किसका एरिया, पैराबोला का एरिया। ठीक है, यानी कि ये जो पैराबोला यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसका एरिया। तो A1 एरिया इसका है यहाँ पे, ऐसे A2 एरिया जो है वो इसका है। ठीक, अब क्या करना है, A1 इक्वल टू फॉर्मूला देखो, 2/3 L इंटू H, यानी कि लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। 2/3 L1 लेंथ है, कितनी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल लेंथ की बात हो, यहाँ इस जगह तक की लेंथ की बात हो। ऐसे H1 आपका W1 L1 स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा, तो वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे A2 हो जाता है यहाँ पे 2/3 L2 W2 L2 स्क्वायर अपॉन 8 हो जाता है। अब इनका मुझे भी आगे यूज है, कहाँ पे यूज है, ये है मेरे यहाँ पे मेन थ्री मूवमेंट थ्योरम, इसमें यूज है। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, MA L1/I1। क्लियरली सही से विजिबल नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। MA L1/I1 प्लस 2MB L1/I1 प्लस L2/I2 प्लस MC L2/I2।
इक्वल्स टू 6a1 x1 बार अपॉन L1 I1 प्लस 6a2 x2 बार x2 बार अपॉन L2 I, ये होता है। अब यहाँ पे इस थ्योरम को याद करने का तरीका बताया था। जरा यहाँ देखो, ए सपोर्ट तुम्हारा सिंगल सपोर्ट, मतलब सिंगल सपोर्ट से मेरा मतलब क्या था कि इस सपोर्ट पे सिर्फ सिंगल एक ही स्पैन अटैच्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए क्या हुआ, देखो एम ए के साथ में L1 I1 आया, कि जो स्पैन अटैच्ड है उसी की प्रॉपर्टीज आई, उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन आया है, ठीक है। जो सेकंड वाला सपोर्ट है, यहाँ पे देखो तुम दो स्पैन से, एक ये वाला और एक ये वाला, तो मैंने क्या किया यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया और इसीलिए यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन फिर क्या हुआ कि जो मेरा C है, यहाँ पे C से भी एक ही अटैच्ड है, वो कौन सा है, सिर्फ ये वाला है, तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे MC के साथ में आ गई, ये ठीक। अगर सपोज करो कि ये आगे तक होता, लाइक एक और यहाँ पे होता, इस तरीके से अटैच्ड होता यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी होती लाइक L3 I3 होता, तो यहाँ पे MC भी हो जाता 2MC, ठीक, डबल कर देते इसको। और यहाँ पे क्या होता कि L2 I2 प्लस L3 I3 हो, ठीक है, ये चीज हो जाती है, ये है। और ये इक्वल्स टू किसके हो गया, 6a1 x1 बार अपॉन में L1 I1। अब देखो नीचे वाले में हमें क्या करना है, कि इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी पैराबोलास बनेंगे वो सबको ऐड कर देना है, यहाँ पे सभी को ऐड कर देना, मतलब यहाँ पे एक और पैराबोला बनता है फिर इस तरीके से, यहाँ पे उसकी वैल्यू होती, क्या वैल्यू होती, W3 L3 स्क्वायर अपॉन 8, और ये हो जाता है यहाँ पे x, ठीक। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 6a3 x3 बार अपॉन L3 I3, जितने भी होते उतने हम यहाँ पे क्या करते चले जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है जी। चलो अभी देखो आगे, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा MA और MC है उसको हम यहाँ पे 0 कर देंगे, क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पुट MA एंड MC इक्वल्स टू 0। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो MA और MC जरा एक बार ऊपर देखो, हिंज है यहाँ पे भी हिंज है, तो MA MC को मुझे यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने 0 कर दिया, बिकॉज मूवमेंट इज 0, वो हिंज है, तो मूवमेंट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज मूवमेंट इज 0। तो ये सब जो हमारी एक तरीके से वैल्यूज होती है ना, इन्हीं को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, लाइक जॉइंट्स किस तरह के, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, उन्हीं को पुट कर दो, आंसर हमारे पास में आ जाता है, तो ईजी होता है। तो ये वैल्यूज पुट करके हमें क्या मिल जाएगा, हमारा MB मिल जाएगा, ठीक, ये चीज होगी, यहाँ पे हमें MB हमारा जो है वो मिल जाएगा, और उस तरीके से हमारा जो रिडंडेंट हमारा रिएक्शन है B पे, वो हमें मिल जाएगा, ठीक, ये चीज यहाँ पे A1 क्या है, हमारा एरिया है, आप लोगों के सामने लिखा है, किसका एरिया है, अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया स्पैन AB के लिए, ऐसे A2 तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया स्पैन BC के लिए, x1 क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ऑन स्पैन AB फ्रॉम सपोर्ट A, ऐसे x2 तुम्हारा क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से हो जाएगा, सपोर्ट से, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे 3 स्पैन है, अच्छा एक चीज होती है जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, अगर 3 स्पैन है, इसमें हम एक चीज और करेंगे, देखो सबसे पहले इसके लिए अप्लाई करो, मैं ऊपर जो है थोड़ा सा गलत बता गया था, हम क्या करेंगे, मुझे भी ध्यान आया, मैं ऊपर जो थोड़ा सा गलत बता गया, अगर हमारे पास में 3 स्पैन है तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू के 2 के लिए अप्लाई करेंगे, लाइक इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लाइक मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले हम AB एंड BC के लिए अप्लाई करेंगे, देन फिर हम BC एंड CD के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक। तो हमें ये करना है, अप्लाई TMT फॉर स्पैन AB एंड BC, पुट MA इक्वल्स टू 0, वी विल गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ MB एंड MC। फिर हम क्या करेंगे, TMT को अप्लाई करेंगे स्पैन BC और CD के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, और हम क्या करेंगे, फिर MD को 0 कर देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, और MB और MC मिल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं जो है ऊपर के बता गया था, ये होगा। 3 मोमेंट थ्योरम को फिक्स्ड एंड कॉन्टिन्यूअस बीम्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे मैंने केस एक बना रखा है अपने, यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे L2 I2 हो गया, यहाँ पे B है, रोलर है, यहाँ पे C है, ये भी रोलर है। अब यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, हम यहाँ पे एक और जो है एज्यूम कर लेंगे, इस साइड में एज्यूम कर लेंगे, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 0 होगी, देखो यहाँ पे कंसिडर इमेजिनरी स्पैन, एज्यूम हमें यहाँ पे क्या करना है, कंसिडर
इमेजिनरी स्पैन ऑफ जीरो लेंथ, एक स्पैन हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे जिसकी लेंथ क्या होगी, जीरो होगी। और उसी तरीके से उसका इनफाइनाइट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हो जाएगा। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या है, ई आई की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड इनफाइनाइट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक ये हो जाएगा। ठीक, ये चीज है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यानी कि ई आई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इस तरीके से। तो ए डैश मैंने यहाँ पे अपना सपोर्ट ले लिया, L1 E1 I1 हो गया यहाँ पे। ई आई तुम्हारा इंफिनिटी है, एल तुम्हारा जीरो है, लेंथ जीरो है। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट का जो तुम्हारा एरिया होगा वहाँ पे वो क्या होगा, जीरो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई करेंगे इस वाली स्पैन के लिए और इस वाली स्पैन के लिए। यहाँ पे देखो फोर्स स्पैन ए डैश ए एंड ए बी, तो हम यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ये एम ए डैश क्या हो जाता है, फॉर्मूला देखो, ये तो अब तुम समझ गए हो, फॉर्मूला लगा लोगे। एम ए डैश हो जाएगा यहाँ पे जीरो, क्लियरली। उसी तरीके से यहाँ पे ए जो है तुम्हारा वो जीरो हो गया, तो तुम्हारे पास में एक इक्वेशन नहीं आ जाएगी। उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या होगा, एमसी जो तुम्हारा यहाँ पे होगा वो जीरो हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे किस के लिए अप्लाई करोगे, ए बी के लिए अप्लाई करोगे और बी सी के लिए अप्लाई करोगे। ठीक, तो तुम्हारे पास में यहाँ पे एक ही आता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब अगर फिक्स भी है हमारे पास में और उस केस में हमें थ्री मोमेंट जो इक्वेशन है वो अप्लाई करनी है, तो तब कैसे किया जाएगा, दोनों साइड से तब एक्सटेंड करेंगे हम, यहाँ से भी एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से भी एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे सेम वही कंडीशन होगी कि हमारा जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो इनफाइनाइट हो गया, लेंथ है वो जीरो हो गया, ए जो हमारा एरिया होगा यानी कि इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया होगा और इसके लिए जो होगा वो जीरो हो जाएगा। स्पैन सबसे पहले हम ए डैश ए यानी कि इसके लिए और इसके लिए अप्लाई करेंगे, देन फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए और इसके लिए अप्लाई करेंगे। वो सब चीजें मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन की, कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस डिस्प्लेसमेंट मेथड में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमारा सबसे पहले आएगा। ये जो एमडीएम मेथड है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस एमडीएम को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना होता है, लाइक कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर फैक्टर। ये दोनों चीजें जो आपके सामने है, ये एक तो प्री में पूछता है, दूसरा मेंस में जब तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे तुम कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर फैक्टर हर एक खेल निकाल रहे होंगे। तो पहले कैरी ओवर मूवमेंट को देखो, ये क्या, इट इज द इंड्यूस्ड और डेवलप्ड मूवमेंट एट वन एंड ड्यू टू अप्लाइड मूवमेंट एट द नेक्स्ट अदर एंड। ये क्या होता है, ये वो इंड्यूस्ड मूवमेंट होता है जो कि किसी एक एंड पे आ जाता है। कब आ जाता है, जब हम किसी दूसरे एंड पे मूवमेंट लगाते हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से यानी कि उस लगाए हुए मूवमेंट की वजह से किसी दूसरे एंड पे जब तुम्हारा मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगा तो ये कैरी ओवर मूवमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, इफ कैरी ओवर मूवमेंट हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अप्लाइड मूवमेंट इट इज टेकन एज पॉजिटिव। कहने का मतलब, यहाँ पे मैं सपोज एक एंड मेरा ये है, एक एंड मेरा ये है, इसमें मैंने यहाँ पे एक मूवमेंट जो है वो अप्लाई किया। अब इस मूवमेंट के अप्लाई करने से यहाँ पे एक जो है इंड्यूस्ड मूवमेंट आ गया, ये मेरा इंड्यूस्ड मूवमेंट है और ये मेरा अप्लाइड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मेरे डायरेक्शंस जो है वो सेम है, तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, ये क्लॉकवाइज है। उसी तरीके से ये जो मेरा इंड्यूस्ड हुआ है ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है। अब होगा क्या कि अगर दोनों के डायरेक्शन सेम है तो उस सिचुएशन में मेरा जो इंड्यूस्ड मूवमेंट है वो पॉजिटिव होगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव है। ठीक, ये होगा। और अगर सेम नहीं है तो नेगेटिव। कैरी ओवर फैक्टर को देखो, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, ये रेशो होता है हमारे कैरी ओवर मूवमेंट का और अप्लाइड मूवमेंट का। बहुत एकदम सिंपल सा है, जो हमारा कैरी ओवर मूवमेंट है वो और जो हमारा अप्लाइड मूवमेंट है उनका रेशो, वो हमारा कैरी ओवर फैक्टर होता है। अब केस हमारे इसमें पहला, यानी कि जो हमारा फार एंड है वो फिक्स्ड है। ठीक, फार एंड हमारा क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि कोई एक एंड जो होगा वो फिक्स्ड होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जहां पे आप मूवमेंट लगा रहे हो उससे दूसरा वाला जो एंड है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आपने मूवमेंट अप्लाई किया इस जगह पे, ये तुम्हारा दूसरा वाला एंड क्या है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मूवमेंट कुछ इस तरीके से अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ही है। ठीक है, इनकी सेम है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा एम में है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब एम में तुम्हारा कितना है, यहाँ पे m/2 है। ठीक, यानी कि हाफ जो है वो कैरी करता है। इस चीज को समझ लेना, ये जो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू है। सपोज ये अगर इस तरीके से होता ना तो फिर यहाँ पे -m/2 हो जाता, क्या हो जाता, -m/2। तो ये वैल्यूज जो है, जैसे ये वाला वैल्यू है, ये सब लोग याद कर लें। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ नीचे,
व्हेन फार एंड इज हिंज, जब हमारा दूसरा एंड क्या होगा, हिंज होगा। तो सिचुएशन में जो हमारा एम में है देखो हिंज है, तो फिर मोमेंट तो कैरी करेगा, तो यहाँ पे मोमेंट आपका हो जाता है जीरो, कैरी ओवर फैक्टर इस सिचुएशन में हो जाता है फिर जीरो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास कैंटिलीवर बीम, फोर कैंटिलीवर बीम, फोर कैंटिलीवर बीम, अगर कैंटिलीवर बीम है तो फिर क्या होगा, इसमें देखो यहाँ पे मूवमेंट कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पे मूवमेंट इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा ना नोटिस करना है, यहाँ पे एंड पे ना हिंज लगा हुआ था, इस हिंज की वजह से यहाँ पे सेम डायरेक्शन से, इसका भी डायरेक्शन सेम, इसका भी डायरेक्शन सेम। इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन कैंटिलीवर के बारे में हम लोग जरूर पढ़ चुके हैं अपने सॉन्ग। कैंटिलीवर में जो हमारा मूवमेंट आता है एंड पे, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस चीज को समझो। तो यहाँ पे ये चीज देखो अपोजिट डायरेक्शन में आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या है ना कि जो अपना एम ए है वो नेगेटिव आया है, माइनस एम ए, और इसी वजह से फिर हमारा जो कैरी ओवर फैक्टर है वो माइनस है। ठीक, ये चीज है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है कैरी ओवर मूवमेंट और कैरी ओवर फैक्टर। तो कहने का मतलब क्या है, यानी कि कैरी ओवर मूवमेंट कैरी कैसे हो रहा है, और फिर उसके बाद कैरी ओवर फैक्टर हमें निकालना है कैसे, ये कहने का मतलब। देखो अब ये जो हम यहाँ पे, मैं भी बता रहा था कि कैरी ओवर मूवमेंट को निकालते कैसे हैं, कैरी ओवर फैक्टर को निकालते कैसे, इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमारा इंटरनल हिंज आ रहा है बीच में, तो मूवमेंट क्या होता है, इस हिंज के आगे ट्रांसफर नहीं होता, जो हमारा हिंज होगा इससे आगे ट्रांसफर नहीं होता, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे मैंने इसलिए नोट करके लिखा है अप्लाइड मूवमेंट इंटरनल हिंज के बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एम ए जो है, यहाँ पे देखो है तो फिक्स्ड, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एम ए का वैल्यू जो है वो जीरो है, तो यहाँ पे कैरी ओवर फैक्टर हमारा जीरो हो गया। ठीक, यहाँ पे उसी तरीके से नीचे वाले केस में आ जाए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ हमारा हिंज लगा हुआ है ना, तो इस सिचुएशन में हमें क्या निकालना है, कैरी ओवर मूवमेंट कैरी ओवर फैक्टर निकालना है, इंटरनल हिंज यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखो थोड़ा सा, इस फिक्स्ड सपोर्ट की वजह से, जो यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे इस हिस्से को, कौन से हिस्से को, देखो ये फिक्स्ड सपोर्ट है ऐसे, इस वाले पार्ट को ना थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल गया, देन यहाँ पे हिंज, तो होगा क्या कि ये जो आगे वाला पार्ट भी आप लोग देख रहे हो, ये भी रुका रहेगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा बस अटैच्ड तो है ना, काइंड ऑफ इस तरीके से है, लाइक ऐसे यहाँ पे हुक है, ऐसे समझ लो कि इस तरीके से हमने हुक से कनेक्ट किया हुआ, तो ये भी यहाँ पे रुक जाएगा इस तरीके से। इस सिचुएशन में हमारे पास फिर क्या होगा, एम में जो है वो हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू एम। ठीक, ये यहाँ तुम्हारा ए है, ये बी है, यहाँ पे एम अप्लाइड मूवमेंट है, तो ये एम में का वैल्यू हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू एम हो जाएगा। कैरी ओवर फैक्टर हम इसी तरीके से निकालेंगे, तो उसका रेशो आ जाएगा ए अपॉन, ठीक है, इजी है, सॉल्व करके निकालेंगे। आगे देखो नोट करके मैंने क्या लिखा है, मूवमेंट ड्यू टू अप्लाइड मूवमेंट इज जीरो बिकॉज ऑफ इंटरनल हिंज। ठीक, ये यहाँ ऊपर की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट हमारा क्या है, जीरो है। आगे देखो, सिंस देयर इज रिएक्शन ड्यू टू रोलर सपोर्ट, अब ये आ गया है इस वाले केस पे, यहाँ पे देखो सिंस देयर इज रिएक्शन ड्यू टू रोलर सपोर्ट एंड दिस रिएक्शन विल जनरेट अ मूवमेंट एट फिक्स्ड सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ये क्या करेगा, अपना मूवमेंट जनरेट कर देगा यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट पे, तो एम में की कुछ वैल्यू जो है वो आ जाएगी, यहाँ पे क्या है, ठीक है, जैसे मैंने अभी समझाया तो उस तरीके से समझ सकते हो, वो ज्यादा इजी है समझना। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ स्टिफनेस पे और स्टिफनेस फैक्टर पे, इसको हम डिनोट करते हैं केस। अब ये क्या होता है, ये होता है दैट मोमेंट वैल्यू, ये वो मोमेंट की वैल्यू होती है जो कि लगाई जानी चाहिए, जो लगाई जानी चाहिए, विच मस्ट बी अप्लाइड एट एनी जॉइंट, किसी भी जॉइंट पे लगाई जानी चाहिए, टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। कहने का मतलब ये स्टिफनेस या स्टिफनेस फैक्टर हमारा क्या है कि मूवमेंट की वो वैल्यू है जो कि लगाई जानी चाहिए किसी भी जॉइंट पे यूनिट रोटेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए, कंडीशन है यूनिट रोटेशन प्रोड्यूस हो लेकिन ट्रांसलेशन प्रोड्यूस ना हो। ट्रांसलेशन का मतलब कि एक तरीके से डिफॉर्मेशन किसी भी तरह का प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, यानी कि यूनिट डिफॉर्मेशन आ जाए और फेलियर ना आए, ये चीज है। बहुत बार क्या होता है कि जो आपका रोटेशन है वो 1 से भी ज्यादा आ सकता है, लेकिन तब भी फेलियर नहीं होता। ठीक है, यानी कि स्लोप नहीं आता। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लिमिटेड रखना है कहाँ तक, यूनिट रोटेशन तक। तो ये हमारा स्टिफनेस फैक्टर है, वो वैल्यू जो हमारी होगी मूवमेंट की जो लगाई जाएगी जिससे हमारे किसी भी जॉइंट पे यूनिट डिफॉर्मेशन आ जाए, यूनिट रोटेशन आ जाएगा, वो हमारा स्टिफनेस होगा। ठीक है, स्टिफनेस फैक्टर होगा। अब यहाँ पे आ जाओ रिलेटिव स्टिफनेस पे, जिसको हम डिनोट करते हैं आरएस। ठीक, ये क्या होता है, स्टिफनेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ई आई एंड एल।
जो हमारा स्टिफनेस होता है, ये जो ऊपर वाला स्टिफनेस है, ये किनके टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है? ये ई, आई और एल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल यानी कि, लेकिन जो हमारा यहाँ पे रिलेटिव स्टिफनेस है वो एक्सप्रेस किया जाता है आई और एल के टर्म्स में, यानी कि यहाँ पे ई नहीं होता है। ठीक है, ये चीज है दोनों बनते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो ये केसेस हैं, यहाँ पे हम रिलेटिव स्टिफनेस और स्टिफनेस दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे देखेंगे। तो व्हेन फार एंड इज फिक्स, जब हमारा फार एंड क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे मैंने मोमेंट लगाया हुआ है इस जगह पे, देखो इस जॉइंट पे, ये जो जॉइंट आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है? यूनिट स्लोप आया है। ठीक, यहाँ पे m का वैल्यू कितना हुआ? 4 EI अपॉन एल होगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू जो है वो हो चुका है 4 EI अपॉन एल होगा। ठीक, इसको हमें याद कर लेना सारी वैल्यूज। अब रिलेटिव स्टिफनेस हमारे पास में होता है आई अपॉन एल। उसी तरीके से देखो, फार एंड हमारा जब हिंज्ड होगा तो यहाँ पे मोमेंट जो हम वो लगाएंगे वो होगा कितना? 3 EI अपॉन एल। वही मोमेंट का वैल्यू हमारे पास में कितना हो जाता है यहाँ पे? 3 EI अपॉन एल हो जाएगा। वैसे तो समझो, ये जो वैल्यूज यहाँ पे है ना, जैसे ये मोमेंट का वैल्यू है, ये मोमेंट का वैल्यू आप लोग निकालना चाहते हैं, यानी कि यूनिट रोटेशन आपका आ रहा है, उसके लिए आपको मोमेंट निकालना है। ठीक है, अभी हमने जैसे कि स्ट्रेन एनर्जी का यूज किया था, उस तरीके से आप अपना निकाल सकते हो। ठीक, सो में भी हमने कुछ कुछ सीखा हुआ, तो मूवमेंट आ जाएगा, तो वही मूवमेंट आपका के है, इस चीज को समझना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे के का वैल्यू ये हो गया, फिर आर एस का जो वैल्यू होता है वो होता है 3/4 इंटू आई अपॉन में ये हो गया। अब जो हमारा फार एंड क्या है? फ्री होगा। देखो यहाँ पे फार एंड हमारा क्या है? फ्री है। ये वाला एंड क्या है? फ्री है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो रोटेशन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा रोटेशन होगा। ये रोटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इस केस में जो हमारा के का वैल्यू वो 0 हो जाएगा और आर एस जो है वो भी हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है? एम जो है यानी कि मूवमेंट जो होता है वो होता है के इंटू थीटा। एम जो होता है वो क्या होता है? के इंटू थीटा होता है, या फिर हम कह सकते हैं के जो आपका वैल्यू है वो क्या होता है? एम अपॉन थीटा होता है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा आपका क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू, अब देखो फोर्स का आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स, यानी कि स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो स्टिफनेस है ना, वही स्टिफनेस को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये जो स्टिफनेस, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आपका किस में आता है? ये आपका स्प्रिंग्स में देखने को मिलता है, ये वाला सेम फॉर्मूला, एफ इक्वल्स टू के एक्स। ठीक, अब आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यूज भी हमसे निकलवाता है। यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, यानी कि कोई इसकी यूनिट नहीं होता। क्यों यूनिट नहीं होती? क्योंकि सेम फैक्टर से डिवाइड किया जाता है। देखो स्टिफनेस और स्टिफनेस से ही डिवाइड कर दिया। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है? स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर एट अ जॉइंट अपॉन टोटल स्टिफनेस एट दैट जॉइंट। उसी तरीके से एक और हो जाता है रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर एट अ जॉइंट अपॉन टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ दैट जॉइंट। एग्जांपल के तौर पे ले लो, यहाँ पे एक मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे हर एक मेंबर के सबसे पहली चीज हमारे पास में ये कि मेटेरियल क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है हर एक मेंबर के लिए, यानी कि ईआई का वैल्यू जो है वो हो गया कांस्टेंट, जो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे एक मूवमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ पे? यहाँ सेंटर पे। ठीक है, ये जो मूवमेंट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ? अपनी जॉइंट ओ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अपना मुझे देखना है टोटल अपना डीएफ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखना है। ये चीज मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो देखना है। तो कैसे देखा जाए? हर एक मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अपना अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें क्या बता रहा है? कि कितना मूवमेंट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है ना, कितना मूवमेंट वहां पे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये चीज हमें पता है। तो ये देखो इसके लिए, तो ये वाला केस यहाँ पे कौन सा बन रहा है? फ्री एंड वाला केस एक तरीके से बन रहा है ना। अब हर एक जॉइंट्स के लिए देखना, स्टिफनेस ऑफ मेंबर ओ एट जॉइंट ओ, इस मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ ओ ए की। तो ये केस कुछ इस तरह का बन रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड है। अभी अभी हमने पढ़ा था, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? 4 EI अपॉन L1 इक्वल्स टू K1। L1 चूंकि यहाँ पे लेंथ है, तो ये केस कौन सा बन रहा है? जरा ऊपर आ जाओ एक बार। 4 EI1 L1, देखो ये वाला केस यहाँ पे बनता है। ये केस कैसे बना? यहाँ पे फिक्स्ड और यहाँ पे क्या है? हिंज है। यहाँ नीचे यहाँ पे ये रहा फिक्स्ड और ये रहा यहाँ पे हिंज। तो इसके लिए क्या बन चुका है हमारा? जो मैंने जस्ट अभी बताया वो केस हमारा बन रहा है। अब अगर मैं इसके लिए बात करूं तो सेम ही केस है, लाइक एओ वाला केस है यहाँ पे ओबी के लिए भी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा बन रहा है मेरा? फार एंड क्या है? यहाँ पे हिंज है। देखो यहाँ पे हिंज वाले के लिए कौन सा था? यहाँ पे हिंज वाले के लिए, हाँ हिंज वाले के लिए मेरे पास में ये वाला था, ये जो आप देख पा रहे हो। ठीक, तो ये वाला केस यहाँ पे मेरे पास है। तो यहाँ पे वैल्यू देखो, ओसी के लिए, ओसी मेरा कहाँ है? ठीक है, ओसी के लिए मेरे पास में यहाँ पे कितना है? 4 EI अपॉन L3।
एक सेकंड जरा मैं इसको check करता हूँ। हाँ अब देखो फॉर्मूला क्या था ना, मैं अभी इसको हिंज कंसिडर कर करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे रोलर है और ये वाला जो केस है ये मेरा हिंज वाला केस है। देखो ये यहाँ पे हिंज है, ये परफेक्ट हिंज है, ये रोलर नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा 4EI ही रहा है, 4EI अपॉन L3 इक्वल्स टू K3 होता है। अब ये क्या है, ये वाला केस देखो ओडी के लिए, ये वाला फार एंड जो इसका है ये क्या है, फ्री है। तो फ्री है तो यहाँ पे स्टिफनेस की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो हो गई 0। तो टोटल स्टिफनेस मेरा हो चुका है कितना, K1 K2 K3 K4 सभी को ऐड करते हैं। सभी को ऐड करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे समेशन के आप देख सकते हो ये आ गया है। सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स चीज को याद रखो। अब रेस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब एक चीज देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है वो टोटल जब आप करोगे वो 1 के बराबर आएगा। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, 1 के बराबर है हमेशा। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मे बी प्री में पूछ लें। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, टोटल डीएफ इक्वल्स टू 1। इसको याद रखना। चलो अब यहाँ पे देखो, लेट एम बी द अप्लाइड मूवमेंट एट जॉइंट ओ। अब ये चीज आगे क्या बता रहा है, अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में आप लोगों को बताया कि मूवमेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज करो अब ये यहाँ पे कह रहा है कि कितना मूवमेंट हमने लगा हुआ है उस जॉइंट ओ पे, एक वैल्यू लगा हुई है एम। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो आगे वाले मेरे सेक्शंस हैं, लाइक कुछ भी ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे ओए ले लेता हूँ, पूछ रहा है कि बताओ ओए पे कितना मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पता कैसे चलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा ओए का उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम उस अप्लाई करेंगे। वर्चुअल वर्क भी बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में। क्या पूछता है, वर्चुअल वर्क, हाँ वर्चुअल वर्क भी पूछता है। वो जो वर्चुअल वर्क का क्या है ना, देखो वर्चुअल वर्क में तुम्हें स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी निकालना सिखा चुका हूँ और अभी भी मैंने यहाँ पे बताया। तो वर्क तो निकालना तुम लोगों से आ गया, और वर्क निकालना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इजी होता एक जनरल ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, मतलब मैंने थोड़े जो एग्जाम अटेम्प्ट किए उसमें मतलब लाइक बहुत उसका फ्रीक्वेंसी 1-2 बार मतलब देखा मैंने वर्चुअल वर्क। है। ठीक है आता है। चलो अच्छा अभी देखो फिर नेक्स्ट हमारा है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन भी काफी देखा मैंने मतलब, और वर्चुअल वर्क वाला भी देखा। यही चीजें होती हैं जो रिपीट होता है एग्जाम में, जितना भी है यही रिपीट होगा। ठीक है, अभी जैसे हमने यूकेपीएससी का पेपर देखा था इसका सिद्धार्थ का, तो पेपर 1 हमने देखा था, ऑलमोस्ट पेपर 1 जो है हमारे जो सब्जेक्ट्स पहले हैं वही कवर कर रहे हैं, जैसे कि सोम फ्लूइड मैकेनिक्स आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है सब मैच हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ये भी जितना है ये भी सब मैच होगा, बस लोग पढ़ते रहो। अच्छा अभी देखो फिक्स्ड एंड मूवमेंट अब हमारा यहाँ पे क्या होता यूपीएससी प्रीलिम्स निकाला है इसने। है। नहीं यूकेपीएससी प्री का एग्जाम हुआ है ना अभी यहाँ पे, यही ओ असिस्टेंट ये इंजीनियर का यस एग्जाम। हुआ था। यहाँ पे फिर हमारे पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट, वो जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको देखते हैं,